अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का थर्ड पार्ट, और इंशाल्लाह बेटा ये हम आज वाइंड अप करके बेटा इसको हम जरा अपने फिर ग्रामर में फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास ये थर्ड डे है जो चल रहा है, और हमने आके फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम लोग अपनी ग्रामर में फोकस करेंगे ताकि बेटा हम लोग उसको भी साथ साथ कवर कर सकें। ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में मेरे बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, इसका मकसद क्या है। ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अपने पास सेकंड पार्ट में मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस काम कैसे करती है। ठीक है। अब मेरे बच्चों हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। जरा पहला पैराग्राफ मैं खुद पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने पढ़ना क्या है। देखो जरा, देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ द यूएन. Some of these are parts of the UN organization. Some are independent but are closely connected with the work of the UN. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. अब क्या बोल रहे हैं भाई कि बेटा बॉडीज का यहाँ मेरे बच्चों जो मतलब यूज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी का नॉर्मल मतलब होता है जिस्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बोलने के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि एसोसिएट है, मतलब किससे, यूनाइटेड नेशन से लिंक करती हैं। कुछ जो हैं यूनाइटेड नेशंस के ही पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काम को लिंक किया हुआ है यूएन से ताकि वो इंटरनेशनल लेवल तक काम कर सकें। और बोल रहे हैं कि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर हम कुछ के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो बेटा आप लोग जरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दर्शना बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। जी सर। बेटा ये वाला पैराग्राफ जरा पढ़ना शुरू करो। There is an international bank which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness, such as electric power plants, roads, railways, canals, and flood control. An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast of अरे Mexico आराम in से, क्या हो गया, इतनी तेज क्यों पढ़ 1951. रही हो? आराम से पढ़ो। In 1951, the bank gave a loan for an electric plant. Within 3 years, the population increased threefold. The industrial users of electricity increased from 3 to 33. The town started a radio station, a daily newspaper, and a night school. There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built. ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा हमारे पास जो है अब जरा यहाँ पर सारे के सारे देखो। और बेटा अभी एक बच्चे ने माशाल्लाह वीडियो खोली हुई थी। अपना जो हुस्न है ना बेटा वो अपनी तक रखो, दिखाने की जरूरत नहीं है वीडियो पर। अपने तक रखो, शीशे में देख देख के खुश होते रहो, यहाँ पे मत दिखाओ अपनी वीडियो। सही है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ऐसी और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक है इंटरनेशनल बैंक, जो कि क्या करता है भाई, अपने मेंबर जो नेशन होती हैं उनको मतलब कि लोन प्रोवाइड करता है। और लोन प्रोवाइड करने में क्या होता है भाई, और लोन प्रोवाइड करने का असल मकसद क्या होता है कि डेवलपमेंट पे काम किया जा सके। देखो भाई, असल लोन लेने का मकसद ही ये होता है कि आप लोन को लेकर क्या करो, डेवलपमेंट पे काम करो, ताकि आप फौरन फौरन क्या करो, उसको उतार सको। असल लोन लेने का मकसद ही होता है कि आप सरवाइव करो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है। यहाँ पर दरअसल क्या करते हैं भाई, जो करप्शन जहां पर होती है ना, वो उल्टा लोन लेने के बाद खुद खा जाते हैं। आप यकीन करो, अगर लोन जो लिया जाता है वो पूरा पूरा लगाया जाए, बहुत बहुत बड़े लेवल पे चेंज देखने को मिलेगा आपको। बहुत बड़े लेवल पे चेंज देखने को मिलेगा आपको। कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास क्या क्या होती चीजें, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिससे आप बिजली बनाते हो, रोड्स हो गए, रेलवे हो गए, केनाल्स हो गए, फ्लड कंट्रोल, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि भाई एक मुल्क की डेवलपमेंट पे मतलब कि आप देखते हो कि यार ये है क्या चीज। ठीक। आगे लिखा हुआ क्या कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जो कि हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद है कि मैक्सिको में क्या हुआ था कि एक मरतबा 1951 में जो बैंक था, इनको लोन प्रोवाइड किया गया था इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जरिए। तो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जरिए क्या हुआ था कि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो 3 गुना बढ़ गई थी। कितने अरसे में? 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल के अंदर, विद इन 3 years, तीन पॉपुलेशन 3 times बढ़ गई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो रिहायशी लोग हैं उनकी भी अपनी औलादें हुई होंगी, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो सारी की सारी औलादें इनकी थी। नहीं भाई, देखो इंसान की फितरत क्या है
कि वो क्या करता है कि यार बेहतरी की तरफ जाता है। मतलब अगर आप उसको बोलो कि यार ये है, इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये, तो वो क्या करेगा, हमेशा उसमें ख्वाहिश होगी कि वो बेहतर चाहेगा और बेहतर चाहेगा और बेहतर चाहेगा। ये इंसान का फितरी अमल है, उसकी ये जात में शामिल है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ पर 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या है कि आसपास के जो रिहायशी होंगे उन्होंने देखा होगा कि यार हमारे गांव देहात में बिजली नहीं है लेकिन इस जगह पर आ गई है, तो उन्होंने क्या होगा कि चलो भाई यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपना सामान वामान उठा उठा के पूरा प्रॉपर्टी तो पर शिफ्ट करके यहीं पर आ गए। तो इस तरह से भी पॉपुलेशन बढ़ी, 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। और क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन के अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूजर के फैक्ट्रीज कारखाने वगैरह जो थे वो पहले थे जस्ट 3 थे, और उसके बाद पावर प्लांट लगने के बाद 3 से बढ़ के हो गए 33। अब आप बोले सर तो इससे क्या हुआ, अरे भाई वहां पर जब इंडस्ट्रीज के यूजर्स बढ़ गए तो वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी। क्योंकि देखो अगर आप एक मालिक हो, अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो मालिक हो, तो आप यही प्रेफर करोगे कि यार जो मेरा लेबर है ना वो आसपास की जगहों से ही आए, ताकि उनको ऑफ करने का कोई बहाना ना मिले, यहीं से आए, ट्रैवल का मसला ना हो, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना देना पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वहां पर मेरे बच्चों वो लोग सारी की सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई कि उनको लिए एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उनके लिए तो और अच्छी बात है। ठीक, हमने इसके अलावा इससे मेरे पॉपुलेशन को पढ़ लिया, इसके अलावा पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पर मेरे बच्चों के यहाँ पर क्या हुआ कि रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई, न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई, नाइट स्कूल की शुरुआत हुई। और इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें उन बच्चों का जो पहले पावर प्लांट से पहले स्कूल जाया करते थे और बाद में जाया करते थे, तो कह रहे हैं कि 7 टाइम्स फर्क आया कि पहले अगर एक बच्चा स्कूल जाता था तो अब जो है कंपैरिजन कुछ ऐसा है कि 7 चिल्ड्रन जो हैं, 7 बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है भाई इतना इंप्रूवमेंट आना, ठीक है ना। अच्छा मेरे बच्चों ये वाला जरा मैं खुद पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, देयर इज द यूएन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट स्पेशलाइजेस द इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन। मेरे बच्चों ये जो इदारा है ये बच्चों के रिलीफ के लिए काम करता है, खास तौर पे उसमें स्पेशलाइज करता है। दैट डजंट मीन कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है, लेकिन खास तौर पे जो इसकी स्पेशलाइजेशन है वो किस पे है, बच्चों के लिए, इस इदारे की। और मेरे बच्चों सबसे पहले बेटा जरा बुक में आप लोग सारे के सारे यूनिसेफ की बेटा फुल फॉर्म लिख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है, देखो जरा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये लिखने के बाद जरा मुझे मैसेज करो डन का, शाबाश। यहां तक मेरे बच्चों जब लिख लो तो काइंडली जरा मुझे डन का मैसेज करो, ताकि बेटा हम लोग जरा फिर आगे बढ़े, जरा जल्दी जल्दी करो सारे बच्चे। अरे क्या हो गया, सो गए क्या सारे, जल्दी करो मैसेज। बेटा बाकी बच्चे भी तो हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आओ दोबारा चैप्टर में वापस बेटा हमारे पास। अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगर आप सारे के सारे देखो तो बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ। अब जरा अगला हमारे पास टॉपिक आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सारे के सारे जरा ध्यान रखना, हम लोग बेटा आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और हारून बेटा जरा माइक पर आओ, शाबाश। हारून माइक पर आइए मेरा बच्चा। हारून बेटा कुछ बोलो। अरे हारून आप तो शर्मा रहे हो यार, इतना क्या हो गया आपको, ऐसी भी क्या शर्म यार। अच्छा रुको जरा। अच्छा बेटा हम जरा पढ़ाते हैं किसको, उस्मान बेटा माइक पर आओ, शाबाश। जल्दी आओ मेरा बच्चा। उस्मान माइक पर आओ बेटा।
उस्मान बेटा क्लास में हो या फिर क्लास ज्वाइन करके छोड़ी हुई है? अरे हाँ माशाल्लाह, सबका माइक का मसला आ रहा है, जबरदस्त भाई जबरदस्त। किसको बोले भाई? इर्जा बेटा माइक पर आइए, शाबाश। इर्जा मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा इर्जा आपने जरा आगे के जो है ना जरा 3 पैराग्राफ जरा रीड करने, बल्कि पहले एक पढ़ो, आगे के 2 बाद में पढ़ेंगे। पहले ये वाला पढ़ो, WHO वाला सर पैराग्राफ पढ़ो बेटा। देर से अच्छा, इंडोनेशिया से। नहीं नहीं नहीं, इंडोनेशिया अरे इज अरे अरे यहाँ से पढ़ना है, यहाँ द वर्ल्ड हेल्थ, और ये वाला पढ़ना है बेटा, क्या हो गया? अच्छा सर। The World Health Organization, who was started in 1946, but the WHO, permanent वो नहीं, organization came WHO, ये WHO पढ़ते हैं इसको। WHO. हाँ सही सर। WHO was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948. To work on international health, 7 April is now celebrated all over the world as World Health Day. WHO advises member countries on public health and on the control of disease and makes war on many widespread diseases. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50% and enabling farmers to raise their output. As example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot, wet climates. Few die of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives. बस ठीक है, रुक जाओ, रुको, अब जरा मैं आगे बात में बढ़ाता हूँ। अच्छा मेरे बच्चों, क्या लिखा है हमारे पास बेटा? यहाँ पर लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की शुरुआत हुई 1946 में, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे पास 7 अप्रैल 1948। और यही वजह है कि 7 अप्रैल को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सेलिब्रेट किया जाता है वो एट वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि भाई ये इंटरनेशनल हेल्थ पे काम करते हैं। अच्छा, काम करती क्या ऑर्गेनाइजेशन कि अपने जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको बताते हैं कि आपने हेल्थ को मेंटेन किस तरह करना है और बीमारियों से कैसे बचना है, खास तौर पे वो बीमारियां जो पर्सन टू पर्सन फैलने का खतरा होता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टेराई डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मलेरिया का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है WHO की टीम की तरफ से। और बोलने की खात्मा करने से क्या हुआ, जब ये बीमारी से उन लोगों ने अपनी जान मतलब के जब अपनी मतलब ना बच गए, तो कह रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे ना भाई, उनको ठीक ठाक बेनिफिट मिला। मतलब कि उनका जो आउटपुट था ना वो 50% था। 50, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, 50%। मेरे बच्चों आप ये समझ लो कि अगर आप 1000 कमा रहे हो तो फिर आप कमाने लग जाओ 1500। ये तो छोटे लेवल पे हम सोच रहे हैं ना, अगर आप बड़े लेवल पे जाओ तो और बड़ा 50%। मतलब कि अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो 1.5 लाख, अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो वो 1.5 करोड़। ये बताने का मकसद है, मतलब बेटा बहुत बड़ा रेशियो है ये 50% का, ठीक है ना। और बोलने के भाई एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है यूनिसेफ और WHO के काम की। वो क्या कि इन्होंने जिस बीमारी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी वो थी यॉस। अब मेरे बच्चों यॉस क्या है बेटा? ये बीमारी का नाम है। और ये बीमारी खास तौर पे कौन सी है? हॉट वेट क्लाइमेट की है। जैसे कि अलग अलग क्लाइमेट्स की मेरे बच्चों अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो ये जो है हॉट वेट क्लाइमेट की बीमारी है। अब क्या बोल रहे हैं, कहने के बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि इस बीमारी से मारे जाते हैं, लेकिन अक्सरियत क्या होती है कि बेचारे अपने ही घर वालों पे बोझ बन जाते हैं। अब देखो, एक इंसान जब मरता नहीं है ना, देखो एक तो होती है फिजिकल तौर पे इंसान की प्रॉब्लम आई थी है, लेकिन ये सोचो फिजिकली तौर पे तो वो ऑलरेडी डैमेज हुआ हुआ है, लेकिन ये भी साथ साथ सोच रहा होगा कि यार मैं अपने ही घर वालों के लिए बोझ बना हुआ हूं, अपने ही घर वालों के लिए बोझ बना हुआ हूं। तो आप खुद आइडिया कर लो कि वो मेंटली तौर पे भी बीमार हो चुका होगा, डिस्टर्ब हो चुका होगा, उसका मतलब मेंटली तौर पे वो ठीक ठाक परेशान होगा, उसके जहन में अजीब वगैरह ख्यालात आ रहे होंगे। ये वाली चीजें आपको बता रही थी बेटा। अब बेटा आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इर्जा बेटा आगे के 2 पैराग्राफ भी बेटा आप पढ़ो जरा, शाबाश। In 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 1 lakh, 13 lakhs who had yaws. Many villagers are now free from yaws. In another few years, practically the whole country will be free from it. Hunger is a special problem of the Food अरे and मेरा Agriculture बच्चा, मैंने ये वाला पढ़ने के Organization, लिए बोला which था, was started in 1940. तुमने ये वाला पढ़ा, इंडोनेशिया, ये पढ़ा तुमने?
इर्जा बेटा माइक पर आओ। तुमने 11 पढ़ा इंडोनेशिया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? भाई बाकी बच्चे जो क्लास में बैठे हो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको, नहीं आ रही? सब बच्चे को बताओ जरा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को, नहीं आ रही? ठीक है, चलो खैर ये वाला पैराग्राफ मैं खुद पढ़ लेता हूँ, आगे से पढ़ाता हूँ। ये देखो, Indonesia, as soon as it became an independent nation, asked the UN to help them in their war against Jaws. There were said to be 10 million cases in their country when the work was taken up in 1950. UNICEF supplied medicines and other requirements, and the World Health Organization (WHO) sent medical experts to train Indonesian workers. Indonesia supplied buildings, workers, and all the requirements that did not have to come from abroad. Now listen carefully. कह रहे हैं कि इंडोनेशिया जैसे ही उसने इंडिपेंडेंस हासिल करी, आज़ादी हासिल करी, तो फौरन से उन्होंने यूएन से हेल्प मांग ली, क्योंकि उनको अंदाजा था कि हमारे मुल्क में ये बीमारी है, जैसे कि जिसके हम बोल रहे हैं ना, यॉस की बीमारी है। तो उन्होंने फौरन से क्या किया, उनसे हेल्प मांग ली। ठीक है, अच्छा हाँ बेटा, इर्जा बेटा रिज्वाइन कर लो, मैं देख लूंगा आपको। ठीक है, आप रिज्वाइन कर लो बेटा, मैं कर लूंगा एक्सेप्ट आपको। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, कहने के इसके साथ साथ बोले कि जब बीमारी का उनको आइडिया था ना इस बात की कि यार हमारे पास बीमारी है और हो सकता है कि हमें इसकी प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने आज़ाद होने के फौरन बाद मेरे बच्चों क्या किया कि यूएन से उन्होंने हेल्प मांगी। और यूएन से जब हेल्प मांगी तो मेरे बच्चों ये काम की शुरुआत हुई थी 1950 में। कब शुरुआत हुई है? 1950 में शुरुआत हुई है। यूनिसेफ ने क्या किया कि मेडिसिन सप्लाई करी, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया मेरे बच्चों कि अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भेजी ताकि वो क्या कर सकें, वो ट्रेन करें। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, यहां पर एक बात जरा समझने वाली है। वो क्या कह रहे हैं कि जब काम की शुरुआत हुई थी ना, तो नंबर ऑफ केसेस तकरीबन कितने थे, जरा सुनो। लिखा हुआ है 10 मिलियन केसेस। अब मेरे बच्चों 10 मिलियन केसेस का मतलब समझते हो? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इसका मतलब 10 मिलियन का मतलब हुआ 1 करोड़। तो यार आप खुद सोचो कि अगर WHO की एक मेडिकल एक्सपर्ट की टीम भी आती तो उनको भी सॉल्व करते करते एक अर्जा गुजर जाता, एक अजाब हो जाता। कैसे करते बेचारे सारे के सारे? मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों? बहुत ठीक ठाक अरसा रखता है इन लोगों को। ऐसे कैसे कर लेते भाई? 1 करोड़, 1 करोड़ छोटी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है भाई हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो हमको ये आइडिया होगा कि मेडिसिन तो यूनिसेफ ने दे दी, और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम थी वो किसने सप्लाई करी है? वो सप्लाई करी हमारे पास किसने? WHO ने सप्लाई करी है। लेकिन इनका काम क्या था? टू ट्रेन इंडोनेशियन वर्कर्स। अब जरा सबके सब समझो, समझो मैं हूं, मैं आया हूँ WHO की तरफ से, मेडिकल एक्सपर्ट की टीम में हूँ। अब मैं अगर अकेला ही काम करना शुरू कर दूं तो मुझे तो बहुत अरसा लग जाएगा। लेकिन अगर मैं ये करूं कि आप सबको ट्रेन कर दूं, आप सबको वो पूरा काम सिखा दूं जो मैं यहाँ करने के लिए आया हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ट्रेन कर रहा हूं। नो डाउट आपको समझाने में, आपको ट्रेन करने में टाइम लगेगा, ये मैं ये बात मानता हूं। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें ना, तो मुझे फायदा है। क्योंकि अगर मैं आप सबको ट्रेन कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं? टीम बना रहा हूं, टीम बना रहा हूं। और हंड्रेड्स ऑफ टीम्स जब मैं बनाता जाऊंगा तो काम खुद ब खुद क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और होते 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 स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अकेला शुरू करूंगा नहीं कर सकता, मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। लिहाजा जो WHO होता है उसने क्या किया? उन्होंने अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम से दूसरों को ट्रेन करना शुरू किया। और कह रहे हैं कि इंडोनेशिया ने खुद क्या किया मेरे बच्चों? इंडोनेशिया ने भाई सप्लाई की मेडिकल, जो जिसे बोलते हैं मेरे बच्चों, जो जगह वगैरह जो होती है, जगह वगैरह उन्होंने सप्लाई करी। उनको पता था कि भाई हमारे अपने मुल्क में काम हो रहा है, तो हमें भी मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जिस हद तक पॉसिबल हो सकेगा हमें चीजों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंडोनेशिया ने जगह प्रोवाइड करी, और तमाम वो चीजें जो उनके मुल्क में मौजूद थी वो तमाम चीजें लोगों ने प्रोवाइड करी। और फिर क्या लिखा हुआ है कि इन 4 years the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with the transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 1.3 million who had yaws. Many villages are now free from yaws. In another few years,
प्रैक्टिकली द होल कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम इट। क्या बोलने मेरे बच्चों कि 4 साल के अंदर अंदर जो इतनी सारी मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम को बनाया गया था, जिनको ट्रेन किया गया था WHO की तरफ से, और इनको सप्लाई की गई थी मेडिसिन। मैंने क्या कहा था, मेडिसिन किसने सप्लाई करी मेरे बच्चों, यूनिसेफ ने सप्लाई करी है, ठीक है। और इन्होंने कितने लोगों को एग्जामिन कर लिया, 11 मिलियन। मतलब जब काम की शुरुआत हुई थी तो उसके मुताबिक था 10 मिलियन तकरीबन थे, और ये लोग 4 साल के अंदर अंदर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने लोगों का चेकअप वगैरह एग्जामिन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि, और मेरे बच्चों हम देखो किस जमाने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ध्यान में रखो, ठीक है ना, आज की बात नहीं कर रहे, उस जमाने की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं उनमें से 1.3 मिलियन को तो ये छुटकारा दिलाने में कामयाबी हो चुके थे, और बहुत सारे विलेजेस अब ऐसे हैं कि इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। और कह रहे हैं उस वक्त के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में यकीनन उस बीमारी से पक्का पक्का वो लोग छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाते। अब मेरे बच्चों आगे लिखा हुआ हंगर के बारे में, तो मेरे बच्चों जरा इसको बेटा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सारे के सारे जरा ध्यान रखिएगा। किससे पढ़वाएं? दर्शन बेटा आप भी आ जाओ मेरे पर। Hunger is a special problem of the Food and Agriculture Organization (FAO), which first started in 1943. It sent experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plant and animal diseases, how to protect food in storage, and in general, how to increase the yield to farms, fisheries, and forests. It also publishes useful literature on agriculture, forestry, and fishing. The UN has a special organization to advance knowledge, science, and culture, UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. और पढ़ो सर। जरूर सही है। अच्छा मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, हंगर के बारे में बात की जा रही है, भूख के बारे में, खुराक के बारे में बात की जा रही है। कह रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अब जरा ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे बच्चों वजूद में कब आई है, 1943 में। मैंने आपको अभी कहा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि जिनका खुद वजूद में है, लेकिन बाद में अपने इदारे को मतलब कि अपग्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, दूसरा मतलब UN से कनेक्ट कर गए ताकि वो अलग अलग जगहों पे काम कर सके। ये 1943 की बनी हुई है, और यूनाइटेड नेशंस खुद वजूद में आई 1945 में, तो ये उससे ही पहले की है, ठीक है ना। अच्छा, अब इनका काम क्या है कि ये अपने एक्सपर्ट्स भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, जहां पर ये क्या करते हैं कि उनको बताया जाता है कि कैसे आप और ज्यादा फूड, जो क्रॉप्स है, फसलें वगैरह हैं, उनको उगा सकते हैं, कैसे आप जो प्लांट डिजीज हैं, एनिमल डिजीज हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने फूड को आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि बोलते ना कि गल सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, वो वाली बात जो बोलते हैं, वो ना हो जाए। और कह रहे हैं कि किस तरह से आपने बेसिकली फार्म्स, फिशरी जो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं, फॉरेस्ट वगैरह से आपने ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, आउटपुट हासिल करना है। और क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसके साथ साथ ये आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, गाइड करते हैं, बुक्स लिखते हैं कि कैसे आप अपनी इस चीज को बढ़ा सकते हो। इन शॉर्ट मेरे बच्चों, मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाने के लिए जरा आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था विजिट के नाम से। उसमें आप लोगों को पता नहीं याद हो ना हो, लेकिन मिस्टर अहमद की क्लास जाती है मिस्टर हसन के फार्म हाउस पर, तो हमने पढ़ा था एक एग्रीकल्चरल फार्म और एक था मॉडल एग्रीकल्चर फार्म, ठीक है। उसमें क्या था भाई कि मॉडल एग्रीकल्चर फार्म में क्या होता है मेरे बच्चों, कि उतनी ही जगह, जितनी जगह अगर एक ऑर्डिनरी फार्म की है, उतनी ही जगह अगर मॉडल एग्रीकल्चर फार्म हो, उस मॉडल एग्रीकल्चर फार्म क्या है मेरे बच्चों, कि एडवांस होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, अच्छी क्वालिटी यूज की जाती है। तो मेरे बच्चों ऐसा करने से फायदा क्या होता है, ऐसा करने से फायदा ये होता है भाई वहां पर कि आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, आपको रिजल्ट मिलता है 3 से 4 गुना ज्यादा का रिजल्ट मिलता है, एंड दैट्स अ बिग डील। अरे भाई आप खुद सोचो ना मेरे बच्चों, वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन हमारी जमीन का जो साइज है वो थोड़ी बड़ा हो रहा है, हमारे पास उतने ही खेत हैं, उतनी ही फसलें हैं, तो हमें उतने के अंदर ही रहते हुए जो अपनी प्रोडक्शन है वो ज्यादा करनी है। वो कैसे करें, वो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो ये FAO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यही करती है कि उनको गाइड करती है कैसे आपने उतने ही एरिया में रहते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है।
सर यूएन कंट्रीज को टास्क देती है। अरे अमान बेटा कहाँ एकदम रैंडम पॉइंट लेके आ गया मेरा बच्चा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो क्या पूछ रहा है बेटा। कंट्रीज को बेटा टास्क वगैरह देना एक अलग चीज है, ये रैंडम पॉइंट हो गया, टास्क नहीं है, ये मेंबर्स होते हैं सारे मिलके एक साथ। मतलब देखो भाई, अगर आप आज के दौर की बात कर रहे हो ना बेटा, मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि आज के दौर में यूएन का कोई किरदार नहीं है, ठीक है। यूएन समझ लो वही वाली बात है, कहते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला एग्जाम्पल है। जो ताकतवर होगा यूएन उसके साथ होगा। मिसाल के तौर पर कोई कुछ नहीं करेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, इराक पे अटैक किया, बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इन जगहों पे यूएन क्यों नहीं बोलता, कश्मीर पे क्या हो रहा है क्यों नहीं बोलता, ये कुछ भी नहीं बोलते। भाई अगर बोलना है तो बोलो, लेकिन नहीं बोलते ये लोग। बात असल यहाँ पर आती है कि पावर के आगे ये लोग नहीं बोलते भाई, ठीक है। तो आजकल यही चल रहा है सारा का सारा। तो इनसे एक्सपेक्ट मत करना। आप आज ये समझ लो कि यूएन की मिसाल मेरे बच्चों आज के दौर में ऐसी है कि आप यहाँ पर जाके अपनी इमेज साफ कर लो बस। मतलब अपने आप को, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये समझ लो। यहाँ पर जाके आपने अपने आप को व्हाइट लिस्ट रखना है बस। अब व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या होता है, वो बेटा एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो वो मैं अभी नहीं छेड़ रहा, मुझे पहले चैप्टर कंप्लीट करने दो, बाद में पूछना मुझसे, ठीक है बेटा। अच्छा एक मिनट जरा वेट करो जरा मेरे बच्चों। अच्छा मेरे बच्चों जरा आखिरी टॉपिक आ रहा है हमारे पास, द यूएन। अब यूएन के बारे में एक इदारा आ रहा है यूनेस्को के बारे में मेरे बच्चों। भाई ये इदारा बात करता है किसके बारे में, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एजुकेशन पे इनका फोकस होता है कि हमने किस तरह से एजुकेशन पे काम करते हुए आगे लेके बढ़ना है लोगों को, ठीक। सो लेट्स सी मेरे बच्चा, हम लोग जरा आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सारे के सारे जरा ध्यान दो। लाइबा बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश लाइबा। अरे Yes, sir. मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ना शुरू करो और पूरे चैप्टर के आखिर तक पढ़ो, छोटा सा ये बस, जल्दी पढ़ो। Less than half the world's children go to school. Most of the human race cannot read or write. Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read. But UNESCO has found that where most of the people cannot read, learning their letters is not usually what they need to begin with. They need to learn some practical improvements in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that, they realize the advantage of learning to read. UNESCO cannot itself find the money to teach hundreds of millions to read. What it can do is to show the various member nations how to go about the work and to supply certain kinds of training and aids. As new ways of teaching by books, pictures, films, or radio are worked out, the experience is reported to other countries where these may be useful. UNESCO tries to advance human well-being through education, science, and culture. This advances international understanding, which leads to peace. ठीक है। अबे वो यहाँ के बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है मेरे बच्चों को, क्या। हाँ बेटा फुल फॉर्म बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ जरा। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तमाम जो पॉपुलेशन है उनके जो बच्चे हैं, पूरे पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं भाई, कह रहे हैं कि बच्चों में आधे से भी कम स्कूल जाते हैं, आधे तो स्कूल जाते ही नहीं है। और कह रहे हैं कि अक्सरियत जो इंसान है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। कह रहे हैं कि भला ऐसे कैसे तरक्की करेंगे हम लोग। कह रहे हैं आने वाले वक्तों में जब हम लोगों को पढ़ना, अक्सर को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो आगे बढ़ेगी कैसे। लेकिन कह रहे हैं कि यूनेस्को ने एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक चीज़ सीख ली है भाई, कि आप जो है जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उनको ऐसे नहीं पढ़ना लिखवा सकते कि आप उनको लेटर्स पढ़ाना शुरू करो कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई, एफ। अगर यूँ पढ़ाओगे कभी नहीं पढ़ेंगे। बल्कि आप क्या करो, आप जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उन लोगों को उनकी लाइफ के मुताबिक, उनके मुताबिक क्या करो, गाइड करो।
आप बताओ कि हाँ भाई यहाँ पर क्या और क्या हो सकता है और किस तरह की चीजें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसी चीजें करोगे तब जाके भाई आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर समझो, आप सारे के सारे पढ़ना लिखना अगर नहीं जानते, ठीक है, और बंदा बड़ा हो गया, कोई ना कोई काम करता है ना, चलो तुम लोग मछलियां पकड़ना शुरू हो गए बड़े होके। अब मैंने क्या किया, मैं एक बुक लेकर आया, आपको मैंने क्या किया, बुक में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स लिखी हुई है, मछलियां पकड़ने की ट्रिक्स लिखी हुई है। मैंने आपको वो ट्रिक्स बताई पढ़ के, आपने अप्लाई करी, आपको रिजल्ट मिला, आपने कहा यार ये तो बड़ी आला चीज है। फिर मैंने आपको एक और ट्रिक बताई, और ट्रिक अब बताऊं क्या होगा, आप देख रहे हो अपना फायदा, और आपके उस फायदे की वजह से क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है किस चीज में, पढ़ने लिखने में। तो यूनेस्को बोल रहा है कि जब एक इंसान बड़ा हो चुका है ना, फिर आप उसको यूं ही पढ़ा लिखा सकते हो, जोर जबरदस्ती आप करके नहीं पढ़ा लिखा सकते, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि यूनेस्को के पास भाई इतना पैसा तो है नहीं कि वो पैसा खुद प्रोवाइड करे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये क्या कर सकती है कि अलग अलग मुल्कों में जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, ऑडियो हो गया, वीडियो होगा, ऑनलाइन हो गया, फिजिकल हो गया, अलग अलग बुक्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, मूवीज हो गई, रेडियोस के जरिए, जिस तरह से भी मतलब उनकी पढ़ाने का तरीका है, उन तमाम डेटा को कलेक्ट करके क्या करते हैं कि दूसरों को हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये मेथड अगर आप अप्लाई करें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा फला फला। और फिर क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, कह रहे हैं कि भाई यूनेस्को जो है इंसानों की बेहतरी के लिए एजुकेशन को और साइंस को, कल्चर को एडवांस करने की कोशिश करता है, और जितनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी ज्यादा अमन व अमान कायम होने के चांसेस होते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास चैप्टर खत्म। जल्दी से बेटा अपने पास जरा आप लोग यूनेस्को की फुल फॉर्म भी लिख लो जरा। यहां तक लिखने के बाद जरा जल्दी से मुझे बोलो ऑल डन एंड ऑल क्लियर, फिर बेटा हम लोग क्लास को जरा खत्म कर देंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक लिखने के बाद जरा मुझे मैसेज करो कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर बेटा, ताकि फिर हम लोग जरा आगे बढ़ें। शाबाश, तमाम बच्चों को बोल रहा हूं बेटा मैं ये। यहां तक करने के बाद मेरे बच्चों जरा मुझे मैसेज करो कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर बेटा, सबका वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 3 बच्चों का मैसेज आया मेरे पास अभी तक। जो बेटा समझ चुके हैं वो क्लास लीव करते जाओ, क्लास का टाइम हो चुका है। जिसको समझ में आ चुका है तो चैप्टर खत्म कर चुका है, मैं और कुछ नहीं पढ़ा रहा, क्लास लीव करते जाओ, क्लास को लीव करते जाओ ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा सबने उतार लिया ये। अरे लिख लो भाई, बाकी भी तो लिख लो। उबैदुल्लाह, हारून, अमान, बिलाल बेटा तुम लोग भी लिखो जल्दी जल्दी। हारून, उबैदुल्लाह बेटा बताओ। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर वो आज का लेक्चर खत्म हुआ हमारे पास, ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।